नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। देसी बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण में से कौन पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सही उत्तर है स्वस्थ वातावरण। जी हाँ, स्वस्थ वातावरण ही इन चारों ऑप्शंस में, यानी कि देसी बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण, इन सभी में से जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ये समझ लीजिए दोस्तों, कारण नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। सीटेट के चाइल्ड पेडागोजी में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि आपकी जो प्रश्न है उस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है सुनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्न बिल्कुल साधारण है और उत्तर जो है बहुत ही आसान है, और इस कारण से आप इंटेलिजेंसी में बहुत ही जल्दी जो है टिक करके क्वेश्चन जो है मार्क करके आप आगे बढ़ जाते हैं। बट क्या है कि आपको जो है क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अपने दिमाग में रिपीट करना है, उसके बाद से आंसर देने हैं। तो यहाँ पे स्वस्थ वातावरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण, अनुभव, अधिगम अनुभव में से कौन मूल्यांकन के त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो अगला प्रश्न का उत्तर है शिक्षण अनुभव। जी हाँ, शिक्षण अनुभव जो है वह यहाँ पे अधिगम अनुभव में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? यानी मूल्यांकन के त्रिकोण का हिस्सा, यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, शैक्षणिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव। इन तीनों में से शिक्षण अनुभव जो है, यानी शिक्षण अनुभव, यह जो है आपके मूल्यांकन का त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन शिक्षण अनुभव से ही इसका तात्पर्य है, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी जो क्वेश्चन में ही देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो प्रश्न का निर्माण मैंने किया है यह 1 लाइनर है। इसके बाद से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिलेगा, लेकिन अगर आपको पूरे के पूरे 4 ऑप्शंस में दिखाता तो बेकार का जो है समय आपका बर्बाद होगा। इस कारण से मैंने जो है ऑप्शंस को सीधे जो है क्वेश्चन में डाल रखा है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन यह होता कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से सभी। तो उससे अच्छा है कि मैंने तीनों ऑप्शंस को जो है प्रश्न में डाल दिए। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस में से मूल्यांकन शिक्षण अनुभव जो है वह जो है मूल्यांकन त्रिकोण का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे कितने हैं? ठीक है, तो सही उत्तर है 45 घंटे। जी हाँ, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति माह सप्ताह जो है 45 घंटे तय किए गए हैं। यानी कि एक हफ्ते में, पूरे के पूरे एक हफ्ते में 45 घंटे जो है शिक्षकों के लिए बनाए गए हैं। 45 घंटे शिक्षक काम करेंगे। अगला प्रश्न, सीखने की प्रेरणा की कमी। यहाँ देखेंगे, सीखने की प्रेरणा की कमी, रचनात्मकता को विकसित करने के लिए कोई अवसर नहीं, उनके रहने की स्वस्थ स्थिति और विद्यालय में भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना में से कौन सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? यानी कि सामाजिक रूप से जो वंचित हैं उनकी समस्या इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी नहीं है? प्रश्न देखिए बिल्कुल जो है टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा जो है ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आना है। यानी कि यहाँ 4 ऑप्शंस है, सीखने की प्रेरणा की कमी, रचनात्मकता को विकसित करने के लिए कोई अवसर नहीं, उनके रहने की स्वस्थ स्थिति और विद्यालय में भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना।
करना में से कौन से सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो सही उत्तर है यहाँ पे उनके रहने की स्वस्थ स्थिति। अगला प्रश्न है, मानदंड रचनात्मक योगात्मक CCE में से एक प्रकार का मूल्यांकन कौन सा नहीं है? यानी इनमें से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानदंड रचनात्मक योगात्मक और CCE यानी कि कंप्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, CCE, ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इन चारों में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर है मानदंड, ठीक है। अगला प्रश्न, डैश बच्चों में अमूर्त अवधारणा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। प्रश्न एक बार सुने फिर से, डैश बच्चों में अमूर्त अवधारणा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे फिल करना है, सही उत्तर होगा प्रतिभाशाली। जी हाँ, प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्त अवधारणा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। प्रतिभाशाली जो भी बच्चे होते हैं उनमें अमूर्त अवधारणा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी प्रश्न है यह 10 प्रश्नों का सीरीज़ है, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं दूंगा ताकि प्रतिदिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, लेकिन मैं आपको जैसा कि पहले भी बताया हूँ कि आपकी जो सीटेट की परीक्षा है उस सीटेट की परीक्षा आप इन प्रश्नों से अवश्य ही क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए लगातार जो है चैनल पे बने रहें और इन वीडियोस को देखने के बाद से प्लीज़ जो है आपसे आग्रह है कि लाइक करें और भी जो भी शिक्षक मित्र हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो जो है अवश्य शेयर करें, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है सर, बहुत ही कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाकर के ये चुनिंदा प्रश्न तैयार होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस एंड टू लाइक दिस। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है। मैंने पहले भी बताया कि 10 प्रश्न सिर्फ जो है मैं दूंगा, तो इस वजह से यह 7वां प्रश्न है। देखेंगे, एक व्यक्ति जिसका मानसिक भागफल डैश सामान्य रूप से मंद बुद्धि के रूप में बात की जाती है। एक व्यक्ति जिसका मानसिक भागफल डैश सामान्य रूप से मंद बुद्धि के रूप में बात की जाती है। तो यहाँ पे फिल करना है 70 से नीचे। जी हाँ, एक व्यक्ति जिसका मानसिक भागफल 70 से नीचे, ठीक है ना, तो उसको सामान्य रूप से मंद बुद्धि के रूप में बात की जाती है। यानी कि जो है माना जाता है उन्हें कि वह मंद बुद्धि के रूप में है। 70 से अगर उनकी जो है IQ है नीचे तो भागफल। आगे चलते हैं। डैश मस्तिष्क की रचना और कार्य में अंतर के परिणाम स्वरूप, डैश मस्तिष्क की रचना और कार्य में अंतर के परिणाम स्वरूप। सही उत्तर है डिस्लेक्सिया। इस बीमारी के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की, अगर संभव हो तो आप डिस्लेक्सिया पे पूरी की पूरी आर्टिकल जो है पढ़ लें, क्योंकि डिस्लेक्सिया से रिलेटेड बहुत से प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा घुमा करके पूछे जाते हैं। प्रश्नों का प्रकार देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जितनी भी मैं प्रश्न आपको मैंने ऊपर से नीचे तक जो है दिए, इन सारे को प्रश्न को जब आप सुनते होंगे तो थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगता होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्न जो कि आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाते होंगे, तो समझ लीजिए कि जो है वो प्रश्न जो है रेगुलर है, तुरंत समझ में आते। लेकिन ऐसे प्रश्न जो कि थोड़ा घुमा करके दिए हों, उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना जरूर जो है चाहिए। इसलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न ही जो है ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं, जो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, जो लगेगा कि अरे ऐसे प्रश्न को पूछने का क्या तात्पर्य बनता है, बट ऐसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो ध्यान रखें। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित
किया गया है? सही उत्तर है स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न की तरफ जो है हम लोग बढ़ रहे हैं। तनाव में कमी के अप्रत्यक्ष तरीकों को अक्सर कौन से रूप में जाना जाता है? तनाव में कमी के अप्रत्यक्ष तरीकों को अक्सर कौन से रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है सुरक्षा तंत्र। जी हाँ, तनाव में कमी के अप्रत्यक्ष तरीकों को अक्सर सुरक्षा तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो यह थे आपके 10 महत्वपूर्ण सीटेट 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी, उम्मीद है कि इन प्रश्नों को लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो प्लीज़ जो है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक अवश्य करके जाइएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। भारत माता की जय।